नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? क्या चल रहा है? ऑल गुड? सब बढ़िया, सब ठीक है? वेरी गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेंटोर फोन नहीं उठा रही। शायद सैटरडे है, शायद लीव वगैरह पे हो, पॉसिबली। मंडे को ट्राई कर लेना बेटा। इंग्लिश में पीपीटी नहीं मिला, समझा नहीं शशांक। पीपीटी कौन से पीपीटी की बात हो रही है बेटा? पीपीटी का मतलब होता है जो मैं बोर्ड पे यूज करता हूँ, है ना, जो मतलब हम क्लासेस के दौरान यूज करते हैं। वो तो अपलोड हो गई होगी, उसमें इंग्लिश हिंदी क्या है? हाँ, मे बी। हैंड रिटन नोट्स वगैरह ये सारी चीजें तो बेटा आप जो आपका सपोर्ट है एप्लीकेशन का, मेंटो वगैरह से टच करने की कोशिश करो, वो आपको बताएंगे। कौन सी पीपीटी की बात हो रही है बेटा? इंग्लिश में नहीं आ रही, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। पीपीटी इंग्लिश में नहीं आ रही है मतलब? क्या मतलब है आपका पीपीटी से? जो मैं मतलब समझता हूँ पीपीटी का, वो तो हुआ है जो हम क्लास में यूज करते हैं बोर्ड के ऊपर। तो वो तो आपको अपलोड हो रही है रोज। आज करंट अफेयर्स की क्लास हुई होगी आपकी, मैंने नहीं ली, किसी और फैकल्टी ने ली होगी। सर व्हाई डिड यू चेंज योर टीचिंग मेथड? प्लीज वैसे ही कंटिन्यू करें। अच्छा। बच्चे, टीचिंग मेथड नहीं होता है, क्या होता है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक की डिमांड होती है कि उससे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह का जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू में पढ़े, वहां पे टॉपिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो आर्टिकल बेस्ड आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है आर्टिकल 21 के अंदर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात है, तो एक स्पेसिफिक सिनेरियो होता है कि हमें ये आर्टिकल लिखना है। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे आर्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंदर की जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो उनके सारे एस्पेक्ट्स को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ता है। जैसे उनके अपॉइंटमेंट की बात हो गई, क्वालिफिकेशंस की बात हो गई, तो टॉपिक के हिसाब से हम चीजों को अडेप्ट करते हैं, अपने मन के हिसाब से नहीं चल सकते बेटा। करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई आप लोगों की, तो बच्चे आप लोग कंप्लेन करो इस बारे में, मतलब जो भी आपका सपोर्ट है उसको बोलो कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लास क्यों नहीं हुई आज। हाँ, अभी क्वेश्चंस पे शुरू करेंगे। मनीला थोड़ा सा मेरे को बस 1 मिनट दो। थोड़ा सा, अभी आज का ही दिन है आप लोगों का, कोई टेंशन नहीं है। आज बस थोड़ा सा बच्चे, जब मैं पीपीटी यूज भी कर रहा था वो केवल आर्टिकल्स ही तो थे। वो तो आपके पास स्टैट्यूट है, तो आप इतना घबरा क्यों रहे हो? जो भी पीपीटीज हम लोगों ने शुरू में, मतलब जो मैं यूज भी कर रहा था शुरू में जब मैं बना के लाता था, तो आर्टिकल्स ही तो थे। कुछ अपनी तरफ से थोड़ी ना उसके अंदर मैंने लिखा था। जैसा आर्टिकल है सेम टू सेम, जैसा आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वैसा ही लिखा था। तो उसके बारे में इतना परेशान होने की बात क्या है? स्टैट्यूट तो होगा आपके पास, उसको खोल के देखो, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ, अभी डाउट्स के साथ शुरू करेंगे। विकी थोड़ा सा टाइम दो बेटा, बस एक बार सब लोग आ जाएं और एक हम लोग उस कंफर्ट लेवल पे पहुंच जाएं, तब हम लोग डाउट्स को लेना शुरू करेंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पहले तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, फिर हम लोग अपने डाउट सेशन के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, देखो ये सब चीजें तो बच्चे चलती रहती हैं, और आप भी बच्चे हो, मैं समझता हूँ। आप लोग किसी चीज को पहली बार पढ़ रहे हो, मैं उस चीज को 100वीं बार पढ़वा रहा हूँ, तो गैप होता है हमेशा, एक वो गैप रहता है टीचर और बच्चों के बीच में। हिंदी नोट्स नहीं आ रहे हैं बेटा, ये जितनी भी आपके नोट्स या फिर जो भी ऐप से जुड़ी हुई फैसिलिटीज हैं उनके बारे में आपको मेंटोर को बताना पड़ेगा बेटा, अपने आप को। जो भी मेंटोर है या फिर जो भी आपका सपोर्ट है वहां पे आपको बताना पड़ेगा, वहां से चीजें ठीक होगी। हाँ, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सबसे पहले तो मुझे आप सभी लोग ये बताओ कि हम लोगों ने इस वीक जो भी चीज़ों को पढ़ा, जिस भी चीज़ को कवर किया, आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आई हैं? एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है? मतलब जो भी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी, समझने की कोशिश करी, प्रेसिडेंट पढ़ा, हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा। आपको एक अच्छा लग रहा है कि हाँ, मतलब जो सर मुझे बताते हैं क्लास में, वो मेरे को समझ में आता है। मैं समझ पाता हूँ चीज़ों को। ये मेरा सबसे पहला सवाल है आप सभी लोगों से। हाँ, ये पूरू केस मैं बता दूँगा बेटा, अभी स्पेसिफिक क्वेश्चन्स लूँगा, अभी बस मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, फिर पूरा सेशन आप लोगों का है, आराम से पूछेंगे। तो जो भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया इस पूरे वीक के अंदर, हम लोगों को समझ में आया। क्या मैं ये कह रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ? कहीं पे कोई ऐसी बात तो नहीं रह गई कि मेरे को ये बात नहीं समझ में आई या वो बात नहीं समझ में आई? लगभग-लगभग मोटा-मोटा जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो आप तक कन्वे हो रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही है। क्या ये बात ठीक है? क्या सही है ये बात? एक बार वाई टाइप करेंगे अगर सही है। कोई भी ऐसी फंडामेंटल चीज़ जिसको लेके आप प्रॉब्लम में हो, आपको परेशानी हो रही हो, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ क्लास में वो आपको समझ में ना आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है? दूसरे नंबर पे दोस्तों मेरा ये सवाल है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास अभी तक जो हमने पढ़ा है, खासकर इस वीक के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या वो सारी चीज़ों के आपने नोट्स बनाए हैं? मतलब जब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर, जो भी चीज़ों को समझाता हूँ, बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, क्या वो उन सब चीज़ों को आप अपने नोट्स के अंदर लिख रहे हैं? अगर लिख रहे हैं तो वाई टाइप करिए बेटा, अगर नहीं लिख रहे हैं तो एन या फिर नो टाइप करिए। मतलब जो भी पढ़ाया जाता है जब क्लास चल रही होती है, मैं कोई भी चीज़ जैसे आपको समझाता हूँ, तो आप उसको नोट करते हो कहीं पे कि केवल सुनते रहते हो? लगभग-लगभग मुझे लग रहा है 95% बच्चे कह रहे हैं। हाँ, बाद में लिख रहे हो, क्लास के साथ लिख रहे हो, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लिख रहे हो कि नहीं, उससे फ़र्क पड़ रहा है। मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं आप ऐसे कुछ बच्चे तो नहीं हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो और आपको क्लास देते वक़्त तो लग रहा है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, पर आप कुछ भी नोट डाउन वग़ैरह नहीं कर रहे हो। ऐसा कितने बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो केवल क्लास ले रहे हैं आके? मैं पढ़ा रहा हूँ और वो आके बस सुनते हैं और क्लास लेके चले जाते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं? जो ये बच्चे हैं एक बार वाई टाइप करो। जो केवल क्लास आ रहे हैं, क्लास को सुन रहे हैं और क्लास के बाद चले जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, रनिंग नोट्स की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब नोट्स बना रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं जो कुछ 4-5 ऐसे बच्चे हैं जो ये कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं कि मतलब आते हैं, क्लास को सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। है ना? देखो वैसे तो बच्चे आप लोगों की इच्छा है, मैं उसके बारे में वैसे बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ। पर दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मेरा अपनी तरफ से एक सजेशन है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आप जितने भी बच्चे जो क्लासेस को ले रहे हो, आपका सिविल मतलब ये जो जुडिशियल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम देने का मन है। मतलब आप बैठने वाले हो एग्ज़ाम के लिए। देखो कभी-कभार ऐसे भी होता है कि हम लोग किसी क्लास को ले रहे हैं, अपनी नॉलेज के लिए ले रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रह रहे हैं। पर मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि आप जो बच्चे हो, जो मेरे सेशंस को अटेंड करते हो यहाँ पर, आप वो बच्चे हो जो एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाले हो, है ना? आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जुडिशियल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हो, है ना? बैठोगे। देखो बच्चे अगर ऐसा है और आप केवल केवल नॉलेज के पर्पसेस के लिए आप मेरी क्लास नहीं लेते हो, तो मैं आप सभी लोगों को यही सजेशन दूँगा बेटा, कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप क्लासेस के नोट्स नहीं बना रहे हो। बहुत बड़ी, बहुत फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं बेटा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो नोट्स आपके बनेंगे क्लास के दौरान, यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप केवल सुन के क्लास चले जाओगे ना,
तो वो आपके दिमाग में रहेंगी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, पर आप उनको अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बेटा आप सब भूल जाओगे। जैसे ही कुछ नया बोलोगे, पुराना निकलता चला जाएगा दिमाग से। और रिवाइज करोगे कैसे अगर आपके पास नोट्स नहीं है? दोबारा वीडियो देख के क्लास को रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो कितना समय आप लोगों का बर्बाद होगा, और मन भी नहीं लगता है। अगर कोई एक क्लास दोबारा देख रखी है तो उसको दोबारा देखना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चे ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप सच में सीरियस हो कि मुझे जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के लिए बैठना है, तो ये बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक है। ये गलती बच्चे आप बिल्कुल ना करें। नोट्स अपने जरूर बनाएं। और नोट्स जब मैं बोलता हूं उसका मतलब बस इतना सा है, बहुत लिमिटेड मतलब, कि मैं यहाँ जहां पे भी जो भी कुछ बोल रहा होता हूं, जो भी कुछ आपको समझा रहा होता हूं, जो भी बात, उसको आप लिख लें। एक शब्द में, एक लाइन में, जो भी है, लिखना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है? आप क्लास के साथ लिख सकते हैं, उससे तो बहुत अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। पर अगर क्लास के साथ नहीं लिख सकते हैं, दोबारा बाद में क्लास देखते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। पर इस आदत को डेवलप करिए कि क्लास के साथ लिख सकें। इससे क्या होगा? आपका बच्चे समय बहुत बचेगा। वरना क्या है, आप डबल टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बार क्लास ले रहे हो सुनने के लिए, फिर एक बार क्लास ले रहे हो लिखने के लिए, तो उसमें आप कुछ और बेहतर कर सकते हो। तो ये स्किल आप लोगों को डेवलप करनी है। ठीक है? ये मेरी कंसर्न थी, मैं इसलिए आप लोगों से पूछना चाहता था कि बच्चे नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बच्चे, कितनी भी अच्छी क्लासेस में कंडक्ट कर लूं, कितना भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ये मान के चलिए, अगर आप इन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे टाइम टू टाइम, ये सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाएगी। 100% की गारंटी है। आज से 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको 50% चीजें याद नहीं होंगी जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। ये मान के चलिए, ऐसे ह्यूमन मेमोरी काम करती है। तो नोट्स ही आपका सहारा है। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? पीपीटी मतलब क्या लिख रहे हो प्रीति? पीपीटी से क्या लिखोगे? मतलब हम देखो कितना आसान है, आप पता नहीं क्यों इतना अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करते हो अपने लिए। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी पता है क्या होती है किसी भी स्टूडेंट की? टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर कोई भी चीज आपको समझा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम इलेक्शन पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो आप कुछ मत करो बेटा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इलेक्शन का हेडिंग डाला और जो मैं पॉइंट बताऊंगा बारी बारी से आप उनको लिख दो। जैसे इलेक्शन के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये होनी चाहिए, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है, ये होनी चाहिए। आप अपने आप को लिमिट करते ही क्यों हो किसी भी चीज पे, कि बोर्ड पे क्या लिखा है, कि पीपीटी पे क्या लिखा है, कि कहीं और क्या लिखा है। सिंपल बेटा, स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल रखनी है। टीचर कुछ बता रहा है, टीचर कुछ समझा रहा है, उसको मैं नोट करता चलता हूं। कितनी सिंपल सी बात। उसमें कहां आप, ये सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें मैंने यही बोला, इसी बात को उठाया, कि बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप उसको इतना कंटेंट दे रहे हो कि उसे पता ही नहीं है। वो बस कंटेंट 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 के पीछे भागा जा रहा है और फंडामेंटल मिस्टेक्स कर रहा है। जो पढ़ रहा है उसी को नहीं लिख रहा है। कोई कह रहा है मेरे पास एग्जिस्टिंग नोट्स हैं, कोई कह रहा है कि मेरे को वो वाले नोट्स मिलेंगे, ये वाले नोट्स मिलेंगे, मैं पीपीटी लिख लूं, मैं ये लिख लूं। क्यों? मैं तो आपको आसान से सवाल पूछता हूं, इतना कॉम्प्लिकेशन करना ही क्यों? आप क्लास तो अटेंड कर ही रहे हो ना, अपनी लाइफ का 2 घंटा तो बेटा दे ही रहे हो आप यहाँ पर, है ना? तो क्या उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आप एक रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाओगे? क्या ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? और नोट करते हुए चलोगे, आपको परेशानी नहीं होना पड़ेगा। आपको पता है मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है, आपके लिए जिंदगी भर के लिए नोट्स बन गए। बस बच्चे इतना ही करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो कोई बच्चा अगर सीरियसली सोच रहा है जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में बैठने के लिए, डू मेक नोट्स, डू मेक नोट्स। क्लास अटेंड करो, जो समझ में आए उसे लिखो। ठीक है? चलो, ये तो दोस्तों हो गई मेरी बात। ठीक है? आप कहोगे सर आप पूरे वीक तो बोलते ही हो, आज अपना ज्ञान देने लगे। तो मैं अब आप लोगों की अपॉर्चुनिटी को नहीं छीनूंगा। अब आप लोगों की अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, आप लोगों को अपने एप्लीकेशन में एक हैंड रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? आप जरा अपनी एप्लीकेशन पे हैंड रेस वाला ऑप्शन जरा इस्तेमाल करके देखिए बेटा। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। आशु ने हैंड रेस किया है, प्रियंका ने हैंड रेस किया है। ठीक है, अब सभी बच्चे हैंड डाउन कर लो आप।
जिसने हैंड रेस किया है सब लोग अपने हैंड डाउन कर लो, वापस से हैंड डाउन कर लो सभी बच्चे। अभी भी मुझे कुछ बच्चों का दिख रहा है, बिल्कुल डाउन कर लो, जिसने रेस किया था सारे लोग बिल्कुल डाउन कर लो। विकी डाउन करो हैंड, हर्ष, मनीला हैंड डाउन करो, ठीक है सब लोग हैंड डाउन कर लो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आज चलने वाले हैं। हम क्या करेंगे, बारी बारी से बच्चों के क्वेश्चंस लेंगे, पर देखो क्वेश्चंस लेंगे पर बच्चे रूल है, रूल क्या है जो मैं हमेशा दोहराता हूं, हमारे डाउट सेशन का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि हमने पूरे वीक के दौरान जो भी कुछ पढ़ाया है उसमें से अगर बच्चे को कुछ समझने में दिक्कत हो गई है उसको वो क्लैरिटी मिलनी चाहिए। इस डाउट सेशन को आप इधर उधर भटकाएं नहीं, कोई भी ऐसी बात ना पूछें जिसका हमारे जो सेशंस हुए हैं पिछले वीक के उससे कोई लेना देना ना हो, ठीक है। तो अपने पर्पस पे स्टिक करेंगे, अगर कोई ऐसा सवाल होगा जो मुझे लगेगा कि हमारे उस पर्पस को सर्व नहीं करता है तो मैं उस सवाल को दोस्तों इग्नोर करूंगा, ठीक है। चलें फिर, चलो तो अब क्या करेंगे, बारी बारी से जो भी बच्चे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं हैंड रेस कर लो आप सभी लोग, जो भी बच्चे हैं जिनके पास सवाल हैं और वही उस चीज से जुड़े हुए सवाल हैं जो हमारा मुद्दा है यहाँ पे, एक बार हैंड रेस कर लो आप सभी लोग। ठीक है, अब मैं बारी बारी से आपका नाम लूंगा और आपको अपने चैट बॉक्स में अपना सवाल टाइप, आप सवाल टाइप करके रख लो अपने चैट बॉक्स में पहले से ही, पर उसे भेजना मत, उस पर सेंड का बटन मत दबाना, अपना टाइप करके रख लो आपका जो भी क्वेश्चन है, और जैसे ही मैं आपका नाम लूं आप उस सेंड के बटन को दबा देना। अगर कोई बच्चा और उस समय पे सेंड का बटन दबाता है तो बच्चे आपका क्वेश्चन इग्नोर हो जाएगा, केवल वही बच्चा जिसकी बारी थी वही सवाल पूछेगा, उसी को हम लोग एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग आपका जो भी क्वेश्चन है उसको फटाफट से टाइप करके रख लो, और फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, जो भी आपके सवाल हो वो उस टॉपिक से जुड़े होने चाहिए जो हम इसने इस वीक पे पढ़े, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस मैं नहीं लूंगा। अगर आप ऐसे एक सवाल पूछोगे कि सर बताओ फलाना आर्टिकल को बता दो या दोबारा पढ़ा दो या उसको रिवाइज करा दो, ऐसा नहीं, उसके लिए बेटा आपके पास वीडियोस है, आप जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हो। इस डाउट सेशन को यूज करिए उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए जो कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में आई हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, हर एक बच्चे का फायदा होगा जो इस सेशन में उपलब्ध है। चलो मैं दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं हर्ष जी से। हर्ष कुशवाहा, बच्चे अपना मैसेज फटाफट से चैट बॉक्स में सेंड करिए, और बाकी कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में टाइप नहीं करेगा कोई भी मैसेज, पूरा सिस्टम से चलेंगे, ठीक है। हर्ष कुशवाहा और रिंकू, बच्चे आप लोग अपने मैसेजेस भेज सकते हो, हर्ष कुशवाहा और रिंकू अपने मैसेजेस भेजिए जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है। अब देखिए हर्ष का ही क्वेश्चन देखिए कैसा आ रहा है, सर घर पे रह के प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब इससे बच्चे बाकी के बच्चों का क्या होगा, ऐसा नहीं करना है। चलो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, बट देखिए कहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी है कहाँ पे नहीं करनी है ये सारे आपके बेटा पर्सनल डिसीजंस हैं, इसमें कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता। कोई बच्चा है जो घर पे बैठ के बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा है जो लाइब्रेरी में जाके कर रहा है, वो आपकी इच्छा है आपको क्या जगह सूटेबल कर रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जहाँ पे भी पढ़ाई करो वहां पे आपका फोकस बनना चाहिए, अगर फोकस बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फोकस बनने में दिक्कत है तो फिर आप अपनी जगह बदल सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मेरे से भी घर पे पढ़ाई नहीं होती है, मेरे को लाइब्रेरी बहुत पसंद है, तो मैं लाइब्रेरी में या फिर अपने ऑफिस में ही काम करता हूँ, घर पे मैं केवल मस्ती करता हूँ, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, ऐसे भी मेरे बच्चे हैं, ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो घर पे रह के बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। चल अब हर्ष बेटा अपना हार्ड हैंड डाउन कर लो, रिंकी रिंकू सॉरी रिंकी बोल रिंकी, रिंकू बेटा जरा अपना क्वेश्चन भेजो फटाफट से चैट बॉक्स में, और सीतू SEETU बेटा अपना क्वेश्चन फटाफट से चैट बॉक्स में भेजो जो भी आपका क्वेश्चन है, और कोशिश करिएगा आपका जो क्वेश्चन हो वो हमारे सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ हो। हाँ रिंकू का क्वेश्चन आ गया, सर केस लो जितने आप करा रहे हैं उतना ही एग्जाम में लिख कर आए। अच्छा बेटा देखो
ये आपका जो क्वेश्चन है ना काफी जेन्युइन क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये हर एक बच्चे के दिमाग में आता ही आता है कि केस लॉस के बारे में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो बच्चे, केस लॉस में आपको कभी ये नहीं सोचना है कि सर कौन से केस लॉ करा रहे हैं, सर कितने केस लॉस करा रहे हैं, हम कितने लिख के आएंगे। क्यों, वहां पे कोई सब्जी मंडी नहीं खुली हुई है कि आप 5 केस लॉ लेके आए, कि आप 50 केस लॉ लेके आए, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलते हो, ऐसा नहीं है। कोई गिनता भी नहीं है बेटा। आपको बस एक बात का ध्यान देना होता है और वो बात का ये ध्यान देना होता है कि मान लीजिए हमने कोई भी टॉपिक कवर किया, ठीक है, और उस टॉपिक से जुड़ा हुआ मैंने कोई भी केस लॉ बताया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैंने जब उस केस लॉ को समझाया, उसके अंदर की जो बात समझाई, एक तो वो आपको समझ में आए, सबसे पहले तो ये जरूरी है, और दूसरा उस केस लॉ को आप अपने नोट्स के अंदर लिख लो। इससे क्या होगा बच्चे, देखिए आप समझने की कोशिश करिए, आप मानसिकता को समझिए कि आप एग्जाम में कैसे आंसर करोगे। आप जितने भी ये लोग ये सोच रहे हो ना कि मैं एकदम बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना के जाऊंगा, कि मैं ऐसे मीठे मीठे बढ़िया बढ़िया आंसर लिख लूंगा अपने रजिस्टर में, उनको फिर रट लूंगा उन केसेस को और उनको जाके एग्जाम में लिखाऊंगा। जो भी बच्चे ऐसे ख्याली पुलाव पका रहे हैं ना, ये सोच के कि एलएलबी में तो हम ऐसा ही करते थे, बच्चे इससे आपका जिंदगी में एग्जाम नहीं निकलेगा, आप इसको समझ लेना, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं छाट छूट के केसेस लिख दूंगा प्यारे प्यारे और उनको मैं रट लूंगा और उनको मैं लिखाऊंगा अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया, बेटा एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वो सब समझता है कि कौन सा बच्चा कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी चीज को लिख रहा है। अगर आपको मेहनत करनी है तो केवल और केवल अपने ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग पे करनी है, और ये मान के चलिए मेरी तरफ से कि वहां पे जब आप आंसर लिखने बैठेंगे तो आपको कुछ याद रहेगा नहीं। आप सोच जितना भी कोशिश कर लें, आपको कुछ याद रहने नहीं वाला है। आप जो भी कुछ लिखेंगे वो अपनी खुद की क्षमता से लिखेंगे, जो आपको सच में उस टॉपिक के बारे में पता है, जितना आपको समझ में आया था। तो पूरी कोशिश शुरू से ही दोस्तों, ना ही रटने पे कीजिए, ना ही गिनने पे कीजिए। पूरी कोशिश शुरू से ही, कोई भी चीज हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो केस लॉ हो बेटा, उसको समझने पे करिए। क्योंकि वहां पे अगर आप एक केस लॉ भी अच्छे से लिखोगे ना, उसका एक अच्छा एनालिसिस करोगे, वो बातें मैं तो कहता हूँ बहुत आसानी से कहता हूँ अपने बच्चों से, मैं तो कह रहा हूँ जितना मैं आपको बताता हूँ ना, जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर आप उनको अपनी भाषा में लिख लोगे ना वहां जाके, तो आपके एग्जाम को कोई रोक नहीं सकता है। बस परेशानी ये है कि अब जैसे उस दिन एक क्लास में बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आप केस को डिक्टेट कर दिया करो। अभी कितना इम्पॉसिबल टास्क है कि केस को डिक्टेट किया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सर डिक्टेट करेंगे, नहीं, वो बच्चा क्या करने वाला है उस डिक्टेशन के साथ। मैंने मान लिया कि जी आपको 3 लाइन लिखवा दी केस में, अब आप क्या करोगे, अब आप उन 3 लाइनों को बच्चे रटने की कोशिश करोगे, और वो 3-3 लाइन करके 150 केस हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। कितनी लाइनें हो गई, आपको लगता है कि वो याद लाइनें आपको याद रहेंगी? आप एग्जाम में जाके पहले सेकंड में बेटा ब्लैंक होके बैठ जाओगे और वापस आओगे फेलियर के तौर पर। इससे बहुत अच्छा है कि आप उसको समझ लो और फिर जो आपको समझ में आया उसको अपनी भाषा में लिखो, क्योंकि बेटा लिखनी तो अपनी ही भाषा पड़ेगी। वहां पे थोड़ी ना सर बैठे होंगे डिक्टेट करने के लिए। समझो, आप समझो कि जिस एग्जाम की आप सोच रहे हो, आपने सोच तो लिया। देखो सोचने में तो कोई खर्चा होता नहीं है, सोचने में तो 4 लोगों ने बोला कि एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो कर लेते हैं, पर एग्जाम निकालना है तो आपको उस एग्जाम की डिमांड समझनी पड़ेगी बेटा, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये सब ऐसा नहीं करना है, केस लॉ को समझना है, समझ के नोट्स में लिखना है, फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, उस आंसर के अंदर खुद से डालने की कोशिश करो केस की। ये करना ही पड़ेगा, इसको नहीं करोगे तो भूल जाओ कि आपका कभी सिलेक्शन हो पाएगा। ये सीधी सी बात है बेटा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हाँ, सीतू, SEETU बेटा, अगर आपने क्वेश्चन नहीं भेजा है तो दोबारा भेज दो। एक बार अगर भेज चुके तो फिर से भेज दो। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं बेटा, आपको पहले हैंड रेस करना है, फिर आपकी बारी आएगी, फिर आपका नाम लिया जाएगा और फिर आप क्वेश्चन पोस्ट करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। एक हैंड रेस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ऐप के अंदर। C2 जरा अपना क्वेश्चन पूछें बेटा। SEETU, क्या क्वेश्चन है आपका, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं। और इसी के साथ तब तक रिंकू अपना हैंड डाउन कर लीजिए बेटा। नितिन, नितिन आप भी अपना क्वेश्चन पूछ भेज सकते हैं बेटा टाइप करके, और बाकी सब लोग अपना क्वेश्चन टाइप करके रख लो, जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही आप उसको सेंड कर देना, ठीक है।
सर प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बता दीजिए, क्या मतलब प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बता दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ सीटू? मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ये बताऊं आप लोगों को प्रेसिडेंट से रिलेटेड? इसके लिए तो देखो मैंने आपको बताया था कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी है, और वो आपको करना ही पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की गाइड खरीद लो, किसी भी कंपनी की खरीद लो मेंस की, और उस स्टेट की खरीद लो जिसको आप टारगेट कर रहे हो। आपको उसके अंदर बतेरे केसेस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे भरे हुए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और उनके आंसर्स भी मिलेंगे, तो आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसे आंसर लिखना होता है। ठीक है? और वैसे कोई सेट क्वेश्चन नहीं होता कि ये वाला आएगा वो वाला आएगा, बेटा कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में तो सुनिश्चित हो ही नहीं सकते हम। ठीक है? तो गाइड खरीदो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को गो थ्रू करो, आपको एक हल्का फुल्का आइडिया लगने लगेगा, और उन्हीं क्वेश्चन को यूज करो अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है? नितिन का देखते हैं। और ये क्या है, इपुरु केस में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पावर इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, और ये जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल स्क्रूटिनी, ये कहां से शब्द पढ़ कर रहे हो? कहां से बिल्कुल बिल्कुल गंदा वाला कंटेंट रेफर कर रहे हो आप लोग? बच्चे जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जब कोर्ट के पास पावर होती है कि कोई भी फैसला अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया है उसको रिव्यू कर सके, मतलब देख सके कि उस फैसले के पीछे क्या क्या आधार थे, क्या क्या ग्राउंड्स थे, तो उनके हिसाब से वो रिव्यू करता है कोर्ट ऑफ लॉ, वो जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अब जुडिशियली स्क्रूटिनी क्या है, और ऐसे अंग्रेजी 50 और शब्द हो सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा आपके एग्जाम का। आपके एग्जाम में केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है जुडिशियल रिव्यू, आपको केवल वही समझना है। ठीक है? चलो इसके बाद हम लोग अब सीटू और नितिन अपना हैंड डाउन कर लो बेटा। प्रियंका गर्ग अपना क्वेश्चन भेजिए फटाफट से। अभी एक बार में हम सब लोगों का एक ही एक क्वेश्चन अलाउ कर रहे हैं, बाकी अगर टाइम बचेगा तो इस एक्सरसाइज को हम लोग दोबारा कर लेंगे। ठीक है? जो भी फंडामेंटल क्वेश्चन आपको लग रहा है, अभी भी मेरे को कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिला है जो, हाँ सर पार्ट 5 में जो आर्टिकल हैं लाइन वाइज नहीं करना सर, जो जो एक्ट करवाए ओनली वो ही करने हैं, आर्टिकल करवाएं, एंड शेड्यूल कैसे करनी है, एंड पावर की आर्टिकल लिखा दो एक साथ प्लीज। प्रियंका क्या कर रहे हो आप? अब देखो अपने आप से पूछना बारी बारी से सवाल बेटा, ठीक है? सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ रहे हो, सबसे पहला ये सवाल है। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 2 एग्जाम मुझे देने हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, एक है प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम, एक है मेंस का एग्जाम। ठीक बात है? अब हम जो भी कुछ पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसी लिए पढ़ेंगे। ठीक है? तो जो भी जरूरी होगा हमें वो पढ़ना पड़ेगा। सही बात है? क्योंकि प्रीलिम्स में भी हर तरीके का क्वेश्चन आता है, मेंस में भी हर तरीके का क्वेश्चन आता है। सही बात है? अब यहां तक अगर आप पहुंच ही गए हो तो अब आपको बस एक चीज और करनी है बेटा, आप कभी भी ऐसी कोशिश मत करो किसी भी एक्ट को लेके, नॉट ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसको आप टुकड़ों में बांट के समझने की कोशिश कर रहे हो कि सर मैं एक बार में शेड्यूल पढ़ लेती हूँ सारे, सर मेरे को आर्टिकल बता दो मैं उनको सबको पढ़ लूंगी, सबको रट लूंगी, सबके नोट्स बना लूंगी। ऐसे नहीं होता है बेटा। कोई भी आर्टिकल लिखा है वो एक कहानी का पार्ट है, उसके अंदर एक स्टोरी है, उसके अंदर लॉ बताया गया है ना बेटा। आप कोई कंप्यूटर थोड़ी ना, वहां पे क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा ना कि प्रियंका बेटा जल्दी से आर्टिकल 6 लिख के दिखाना, बिल्कुल वैसे ही लिख के दिखाना जैसा लिखा हुआ है स्टैट्यूट के अंदर। ऐसा सवाल नहीं आता है बेटा। क्वेश्चन कैसे आएंगे बताओ, व्हाट इज सिटीजनशिप इन इंडिया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सिटीजनशिप, ये क्या है? ये एक टॉपिक है ना जिसके अंदर आपको पहले समझाना होगा सिटीजनशिप क्या होती है, फिर आपको वो सारी बातें बतानी होंगी कि क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन से आर्टिकल में दी गई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से आर्टिकल में दी गई हैं। तो आप उसको एक आंसर की तरह लिखोगे ना, कि वहां पे शुरू हो जाओगे कि दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर उसमें आता है प्रीएम्बल, फिर उसमें 50 शेड्यूल है, फिर उसमें ऐसे ऐसे ये बात लिखी हुई है। ऐसा नहीं करना है बच्चों, समझो आप सभी लोग तैयारी के लिए बहुत नए हो, जितना मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से, आप लोग तैयारी में बहुत नए हो, और आप इस बात को समझ लो कि आप लोगों को एक बहुत लंबा सफर अभी तय करना है। ठीक है? और सबसे पहला काम पता है आप सभी लोग क्या करो मेरे हिसाब से,
आप सबसे पहले जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को समझो कि वो एग्जाम आपसे मांग क्या रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबसे फंडामेंटल जो मिसमैच हो रहा है वही हो रहा है। आप कर कुछ रहे हो और जरूरत कुछ और करने की है। पहले आप उस एग्जाम को समझो, और उस एग्जाम को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। आप प्रीलिम्स के बच्चे प्रीवियस ईयर की कोई गाइड खरीदो, उन क्वेश्चंस को अच्छे से बैठ के देखना, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो उनको अच्छे से बैठ के देखना कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही मेंस के लिए करना, गाइड लेके आना, पूछना कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मेंस के क्वेश्चन आते हैं, और फिर आना क्लासेस में और फिर देखना कि सर जो मेरे को चीजें बता रहे हैं क्या उन चीजों को मैं समझ के उन प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कर पा रही हूं या नहीं कर पा रही हूं, उन मेंस के क्वेश्चन को कर पा रही हूं या नहीं कर पा रही हूं। बच्चे इस काम को जरूर करो आप सब लोग, क्योंकि मुझे सच बता रहा हूं मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को इस चीज को करना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेहनत तो शायद कर रहे होगे पर मुझे लग रहा है कि आपकी मेहनत बहुत दिशाहीन है। आप ऐसी चीजों में अपना दिमाग मार रहे हो जो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, अननेसेसरी है। जैसे आज का ही मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, अभी तक एक भी फंडामेंटल क्वेश्चन मेरे से पूछा नहीं किसी ने कि सर वो जो लॉ आपने बताया था उसमें ये वाली चीज नहीं समझ में आई। दैट शोज, क्योंकि लिखना बेटा वो पड़ेगा। ध्यान दो बच्चे इस चीज पे। आप सबसे पहले एक काम को करो, अगर आपके पास गाइड नहीं है प्रीवियस ईयर्स की, उसको सबसे पहले खरीदो और उसको पहले गो थ्रू कर लो अच्छे से और समझ लो कि एग्जाम में करना है क्या। तब आपको एक आइडिया लगना लगेगा कि कैसे हमको स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, वरना मुझे लग रहा है कि जिस दिशा में आप लोग जा रहे हो, जैसे स्टैट्यूट्स को देख रहे हो, जैसे केस लॉस को देख रहे हो, आपकी तैयारी एक साल क्या जिंदगी में खत्म नहीं होने वाली, चलती ही रहेगी। ठीक है, इस काम को जरूर करो बेटा। हाँ चलो फिर एक सेकेंड। हाँ मनीला बेटा अपने क्वेश्चन को भेजो फटाफट से। और देखो मैं किसी बात को अगर कहता हूं तो उसका नाराज नहीं होना है या अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कर लेना है, चीजों को समझना है। देखो बच्चे हम सब लोगों में कॉमन क्या है, हम लोगों का एक एम है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें जज बनाना है। तो हमको उस हिसाब से बेटा चलना होता है। ठीक है, कि हमारा वो एग्जाम निकलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम नहीं निकला तो फिर किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है, और एग्जाम निकल गया फिर भी किसी बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, जो भी बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, बच्चे हम लोग हैंड रेस करके बारी बारी से कर रहे हैं चीजों को डिस्कस, तो आप अपना हैंड रेस कर दीजिए। जब आपकी बारी आएगी आपको क्वेश्चन मैं भेजने के लिए बोल दूंगा, और आप टाइप करके रख लीजिए अपना क्वेश्चन। मनीला का क्वेश्चन आ गया इन आर्टिकल 103, एक सेकेंड। In Article 103, is the President bound to act according to the opinion of the Election Commission? Because the statute uses the language shall act according to such opinion. Very good. अब देखो, this is the very first question जो हम लोगों ने उस सब्जेक्ट मैटर से पूछा है, जो सब्जेक्ट मैटर सच में हमारे लिए रिलेवेंट है, और इसको मैं रीड आउट करूंगा, इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा क्वेश्चन को। देखो सेक्शन 103 पे आप लोगों को लेके चलता हूं। Section 103 of Constitution of India. ठीक है, if any question arises as to whether a member of either house of the parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause 1 of article 102, the question shall be referred for the decision of the president and the decision of the president shall be final. मतलब क्लॉज 1 के अंदर हमको क्या पता चला कि डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट का होगा और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अब क्लॉज 2 क्या कहता है, बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट शैल, अब देखो अब सीखना मनीला बेटा, the president shall obtain the opinion of the election commission and shall act according to such opinion. अब समझिए, अब देखिए इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है, इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो इस संबंध में एक्सपर्टीज रखती है। ठीक है, पर पावर किसके पास है डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में लेना, डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में फैसला लेने की? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करेगा
कि किसी भी व्यक्ति के संबंध में उसे वो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला लेना चाहिए या नहीं। अब सवाल अराइज होता है वो जो मनीला ने पूछा कि मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय दे दी जो भी कि डिस्क्वालिफिकेशन करना है या नहीं। अब प्रेसिडेंट क्या बाउंड है? क्या उसको वही करना होगा जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, क्योंकि शेल शब्द का इस्तेमाल है। तो देखिए, जब भी हम कहीं पे शेल लिखा हुआ देखते हैं उसका सीधा सा इंटरप्रिटेशन यही होता है कि वहां पे वो व्यक्ति बाउंड होगा और उसको वही करना होगा जो उससे मतलब करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे शेल लिखा हुआ है तो इसका प्रायर यही है कि जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वही प्रेसिडेंट को करना होगा, और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। पर फिर भी देयर मे बी सर्टेन सिनेरियोस, कुछ ऐसी परिस्थितियां अभी भी हो सकती हैं जहां पर शायद प्रेसिडेंट उस ओपिनियन के साथ फॉलो ना करे। अब वो कब होगा, कैसे होगा, ये डिपेंड करता है उन सिचुएशंस पे जहां पर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना ओपिनियन दे रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, फैसला प्रेसिडेंट का है और प्रेसिडेंट का फैसला फाइनल है। ठीक है, तो इसी जैसे ऐसी ही हम लोगों ने चीज देखी थी जब हम लोग प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे भी ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है शेल वगैरह का, पर इनका जब इंटरप्रिटेशन होता है तो इसी तरीके से होता है कि अपनी तरफ से तो हम ये मान के चलेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो कहेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, पर ऐसा रूल है। पर देयर मे बी अ सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशन जहां पर ऐसा ना हो। तो अपने क्वेश्चन में तो अपने आंसर में तो हमको ऐसा ही लिखना है कि जो प्रेसिडेंट है वो वही करेगा, इट विल कंप्लाई विद द ओपिनियन जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। ठीक है, हम अपने आंसर में यहीं तक लिमिट रखेंगे, उससे आगे ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है अंटिल अनलेस उसी बात को स्पेसिफिकली पूछा गया। ठीक है, क्लियर है मनीला, क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? गाइड का कोई नाम नहीं है बेटा, जो गाइड आपको पसंद आए, सब में एक ही चीज है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन मनीला नेक्स्ट राउंड में लेते हैं, ठीक है, फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। अब हम लोग वापस चलते हैं। हाँ मनीला, अब बेटा अपना हैंड्स डाउन कर लो, दोबारा जब अब करना होगा मैं बता दूंगा। राहुल कुमार सिंह, बेटा फटाफट से अपना क्वेश्चन भेजिए। राहुल कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। अदनान देखिए बेटा क्यों नहीं है विजिबल, बाकी सभी बच्चों को विजिबल है। राहुल कुमार सिंह का क्वेश्चन आ गया, सर मैं आर्टिकल 51 के बहुत बार देखा बट अभी तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया है, प्लीज सर रिपीट। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A नहीं समझ में आया मतलब? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बारी बारी से लिखी हुई हैं। मुझे लग रहा है कि 51A आर्टिकल से आसान तो आर्टिकल कोई है नहीं। आर्टिकल 51A कुछ ऐसी ड्यूटीज प्रोवाइड कराता है जो हर एक भारतीय नागरिक को पूरी करनी है। उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे आपको अपने नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, जैसे कि आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। ऐसे बारी बारी से 11 लिखी हुई है, बस उनको नोट कर लेना है, उनको याद कर लेना है, 4 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा बस। ठीक है, दैट्स इट। इतना क्या परेशान हो रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए? और ड्यूटीज सीधी सीधी लिखी हुई है, उनको बस याद करना है क्या क्या ड्यूटीज हैं। टोटल 11 क्लॉजेज हैं उसमें, बस। ठीक है, उसमें ज्यादा परेशान होने के लिए कुछ है ही नहीं। चल राहुल अपना हैंड डाउन कर लो बेटा। विकी, विकी अपना क्वेश्चन भेजो फटाफट से। विकी अपना क्वेश्चन भेजिए। काफी बच्चे हैं बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। और प्रेम, प्रेम आप क्वेश्चन भेज दो। प्रेम रंजन, सर मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक डाउट है कि आपने बताया था कि स्पीकर या चेयरमैन डिसीजन देते हैं और उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो सर प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा, तो डिसीजन कौन देता है सर डिस्क्वालिफिकेशन का? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। अब देखो समझो, इस चीज को समझो। जब हम लोगों ने स्पीकर की बात की थी या फिर चेयरमैन की बात की थी, वो हमने की थी डिफेक्शन लॉ के संबंध में। तो अगर कोई व्यक्ति डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई हो रहा है
तो वहां पे बोल रहे थे कि जो स्पीकर फैसला लेगा कि कोई व्यक्ति डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाइड है या नहीं, या चेयरमैन लेगा कि डिफेक्शन लॉ के अंदर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड है या नहीं, वो फैसला हम लोग मानेंगे और उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वो केवल और केवल डिफेक्शन लॉ के संबंध में था बेटा। जो बाकी की हम लोगों ने सारी डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, जैसे कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ है या नहीं, अनसाउंड माइंड का है या नहीं, वो जो सारी डिस्क्वालिफिकेशन है उसके संबंध में प्रेसिडेंट फैसला लेता है, और प्रेसिडेंट का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है। अब समझ में आ गए? कंफ्यूज कर गए आप सारी डिस्क्वालिफिकेशंस को, इसलिए स्पीकर वाली बात केवल डिफेक्शन लॉ के संबंध में। ठीक है, प्रेम का क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। जिस टाइप से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, क्या उसी टाइप से पीएम को इलेक्ट करते हैं? देखो बच्चे, पीएम का एज इन कोई इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन तो देखो लोकसभा में होते हैं, और सारे लोग जो जीत के जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, वहीं से जो सबसे पार्टी जिसके पास मेजोरिटी होती है, उसका जो लीडर होता है, वो पार्टी का लीडर भी लोकसभा का मेंबर ही होगा जो जीत के आया होगा इलेक्शन। पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्राइम प्रेसिडेंट हमारा क्या कर देता है? अपॉइंट कर देता है एज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर होने के लिए कोई ऐसे इलेक्शन नहीं हो रहे कि आप बताओ कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 4 लोग लड़ रहे हैं। जो भी मेजोरिटी पार्टी है, जो भी वैसी पार्टी जिसके पास मेजोरिटी है, उस पार्टी का जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बात खत्म। जैसे अभी 2019 का एग्जांपल ले लो, बीजेपी था, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट्स थी, मेजोरिटी थी। बीजेपी के लीडर कौन, किनके नाम से इलेक्शन लड़ा गया? मोदी जी के नाम से। तो मोदी जी को नॉमिनेट क्या कहते हैं, अपॉइंट कर दिया हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, बात खत्म। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जहां तक बात है बेटा, प्रेसिडेंट का तो पूरा प्रॉपर तरीका है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, उस हिसाब से प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलो विकी और प्रेम अपना हैंड डाउन कर लो बेटा। मानसी अपना क्वेश्चन भेज दो, मानसी और नीलेश क्वेश्चन भेज दें बेटा अपना अपना। क्वेश्चन पहले ही टाइप करके रख लो जिससे समय खराब ना हो बाकी के बच्चों का। मानसी सर, अगर एग्जाम्स चल रहे हैं तो कैसे पढ़ें, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग की बुक बता दीजिए यूपी स्टेट के लिए। अच्छा देखो, एग्जाम जब देखो, ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा होगी आप लोगों के साथ, कि हमेशा आप अपनी तैयारी कर रहे होगे, फिर किसी स्टेट का एग्जाम आ जाएगा, फिर किसी स्टेट का एग्जाम आ जाएगा। जब भी ऐसा हो तो जो एग्जाम एकदम सर पे आके खड़ा हो गया है उसको थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दो, और बाकी की जो आपकी नॉर्मल चीजें हैं उनको उस समय के लिए रोक दो, थोड़ा सा रोक लो, और उस एग्जाम को प्रायोरिटी दे दो। अगर आपको लग रहा है कि आप उस एग्जाम को निकाल सकते हो तो उस एग्जाम को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे दो 1-2 महीने के लिए, कोई बात नहीं है। जहां तक बात आंसर राइटिंग की है, आंसर राइटिंग के लिए कौन सी बुक ले? देखो बेटा, मेरे को तो बुक की इतनी जानकारी है नहीं, क्योंकि मैं खरीदता नहीं हूँ फालतू में कोई बुक वगैरह। अदरवाइज अगर आप किसी भी बुक डिपो पे जाके पूछोगे कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए आंसर राइटिंग की कोई बुक हो, तो वही है, प्रीवियस ईयर की गाइड ही देगा वो कोई आपको निकाल के, जहां पे क्वेश्चंस के साथ आंसर दिए होंगे। तो जो भी आपको समझ में आए वहां खड़े होकर देख लेना 10-15 मिनट में कि किसके आंसर ठीक ठाक लग रहे हैं, उसको खरीद लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर देखिए, गाइड वाइड आए बहुत बढ़िया बात है, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, पर प्रैक्टिस जरूर करना बेटा खुद से। ठीक है, और ये कोशिश मत करना कि एक बार में ही या 10वीं बार में ही आपको वैसे आंसर आने लगेंगे जैसे गाइड में लिखे हैं। कोशिश जारी करो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप गाइड से अच्छा आंसर लिख पाओगे। कॉलेज के एग्जाम्स की बात कर रहे हो तो कॉलेज के एग्जाम्स में भी वही कहूंगा कि कॉलेज में भी पास होना जरूरी है, और मैं तो कहूंगा कि अच्छे मार्क्स लेके आओ, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज के जो भी मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, बच्चे कोई गारंटी तो होती नहीं है। हर बच्चा अपनी पूरी बेहतर कोशिश करता है, फिर भगवान के हाथ में होता है। तो अपनी मार्क्स को भी अच्छे से बनाओ कि बाई चांस एटलीस्ट एक बैकअप ऑप्शन रहे, कल को हायर स्टडीज करनी हो या फिर कहीं जॉब वगैरह के लिए जाना हो तो हम लोग जा पाए। तो अगर एग्जाम बिल्कुल सर पे खड़े हैं तो उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आंसर राइटिंग रोज करनी है। चलो, दूसरा बच्चा कौन था? दूसरा बच्चा वॉज नीलेश। नीलेश बेटा, अगर आपने क्वेश्चन भेजा तो मैं देख नहीं पाया, एक बार उसको दोबारा भेज दो, कॉपी पेस्ट करके भेज दो दोबारा, कोई बात नहीं है। नीलेश अपना क्वेश्चन भेजें बेटा। अब देखो, आज अच्छा लग रहा है ना कि एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हो रहा है, जिससे मतलब आप लोग जो भी देख रहे हो उसको, उनको बच्चों को सीखने को भी मिल रहा होगा कि मतलब देखो
किस किस तरीके के सवाल उठते हैं और कैसे कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे उस बच्ची ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर शेल लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन की बात पे, तो कैसे होगा। दिमाग में यही देखो, ये पहचान है कि उस बच्चे ने पढ़ा है। उस बच्चे को एहसास हुआ होगा जब वो कहीं नोट्स बना रही होगी अपने या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही होगी, उसे ऐसा लग रहा होगा कि सर ने तो क्लास में बोला था कि इलेक्शन कमीशन ओपिनियन देगा पर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से एक्ट करेगा, पर यहाँ पे तो शेल लिखा हुआ है, ये कैसे हुआ। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ और उसने पूछा। ऐसे ही आदमी सीखता है। नीलेश क्वेश्चन पूछें। चलो मैं किसी दूसरे बच्चे को बोलता हूँ। प्रीति कुमारी बेटा अपना क्वेश्चन भेजिए फटाफट से, और बाकी सभी बच्चे जो वेटिंग में हैं वो टाइप करके रख लें अपना क्वेश्चन। जैसे ही मैं नाम लूंगा आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा। प्रीति क्वेश्चन भेजें। सर प्रेसिडेंट की रियल पावर इज ओनली इन आर्टिकल 72। एक सेकेंड, हाँ, रेस्ट आर्टिकल प्रेसिडेंट हैव ओनली नॉमिनल पावर्स। बाकी सारे पावर्स को कैबिनेट मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है। बिल्कुल सच बात है। एंड दैट इज द रीजन ना हम उस प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड कह रहे हैं, रियल हेड कह ही नहीं रहे। आर्टिकल 74 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये साफ साफ लिख दिया कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर। अब ऐसे आर्टिकल के बाद कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता बेटा, कुछ नहीं बचता। और पार्डनिंग वगैरह की भी पावर है ना, ये मत सोचना आप कि प्रेसिडेंट खुद से पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करता है। वो भी ऑन द एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होती है। इमरजेंसी लगाने की भी पावर ऑन द एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होती है। बहुत ही एक्सेप्शनल सिनेरियो में प्रेसिडेंट के पास रियल पावर आती है। प्रेसिडेंट से ज्यादा रियल पावर तो गवर्नर के पास है। सच बता रहा हूं कि वो सरकार के खिलाफ जाके रिपोर्ट वगैरह भेज देता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है। प्रेसिडेंट पता है कब पावरफुल फॉलो फील करता है? जब लोकसभा के अंदर किसी भी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती, तब वो सही में रियली पावरफुल फील करता है। क्योंकि तब उसके सामने आगे पीछे सब लोग भाग रहे होते हैं कि मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, मैं बनूंगा, मेरे को टेस्ट करने दो, फ्लोर टेस्ट करने दो कि मेरे पास मेजोरिटी है या नहीं। वहां पे प्रेसिडेंट अपनी चालाकी दिखाता है कि वो किसको मौका देगा फ्लोर टेस्ट कर लेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जिसको मौका मिल गया उसने मेजोरिटी साबित कर दी, जिसको नहीं मिल पाया बेचारा रह गया। तो वहां पे प्रेसिडेंट सही में कुछ इफेक्टफुल करता है, अदरवाइज वही है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है प्रीति जो आप लोगों ने कही है। प्रीति अपना हैंड डाउन कर लेना बेटा। कोमल अपना मैसेज भेजिए बेटा, फटाफट से अपना क्वेश्चन भेजिए। और सूरज आप लोग तैयार रहिए अपने क्वेश्चन के साथ। अभी भेजिएगा मत, जब मैं बोलूंगा तब भेजिएगा। कोमल का क्वेश्चन आ गया। सर व्हाट इज द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इन 10th शेड्यूल फॉर मेंबरशिप? बताए तो थे मैंने आप लोगों को ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड तो यही है कि कोई भी बंदा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़के आया है उसकी टिकट पे, अब आने के बाद, चूज होने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ले रहा है, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे रहा है अपनी पहले वाली। दूसरा ये है कि कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहते रहते पार्टी की बात नहीं मान रहा है, अपने विप की बात नहीं मान रहा है। तीसरा ये है कि कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते चुन के आया था और उसने क्या किया, उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। पर नॉमिनेटेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है पर 6 महीने तक, उसके नॉमिनेशन से लेके 6 महीने तक। 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। 6 महीने के बाद करेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट मैटर हो जाए। अब आप खुद देखो आपके सामने, मेरे को भी तो याद हुई है ये चीज। कैसे हुई है? आप ही लोगों को पढ़ा पढ़ा के याद हुई है। तो जब आप किसी चीज को पढ़ते रहते हो बार 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 बार, तो याद हो जाती है। ये कोई बैठ के मैंने रट्टा थोड़ी ना मारा है किसी आर्टिकल का। पढ़ो तो सही, सब याद हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो, उम्मीद है कोमल को अपना आंसर मिल गया। अब गोइंग बैक, सूरज जायसवाल बेटा अपना क्वेश्चन भेज दीजिए फटाफट से। और नीरज आप तैयार हो जाइए अपने क्वेश्चन के साथ। सूरज क्वेश्चन भेजिए बेटा अपना अपना फटाफट से। सूरज, नीरज क्वेश्चन भेजिए आप अपना बेटा। नीरज क्वेश्चन भेजिए। नीरज राव। शाह आलम क्वेश्चन भेजिए, शाह आलम।
हाँ, नीरज राव का क्वेश्चन आ गया। सर मेरा BA LLB 4th सेमेस्टर है, मेरे क्लास 5 बजे तक चलता है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा समझ नहीं आता है। हाँ, सच में जेन्युइन कंसर्न है, बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है बेटा। अब या तो ये कोशिश करो कि जब कॉलेज में हो उसी दौरान अगर आप 1-2 घंटा निकाल के क्लासेस को अटेंड कर सको, लाइव ना कर सको तो एटलीस्ट उनके रिकॉर्डेड वीडियो दे सको, या फिर ये करो कि जब कॉलेज वॉलेज से आ जाओ तो घर पे आके कम से कम निकालो 3-4 घंटे और क्लासेस को कवर करो। अब बच्चे करना तो पड़ेगा बेटा, आसान तो कुछ नहीं होने वाला है। अब जैसे आप मेरा खुद का एग्जाम्पल लो, मेरा पर डे का वर्किंग आवर्स इज अराउंड 11 आवर्स, 11 घंटे में एक दिन में काम करता हूँ, जिसमें से लगभग 6-7 घंटे की क्लासेस रहती हैं आप सभी लोगों के साथ, और मान के चलिए 3-4 घंटे तक की तैयारी रहती है। ठीक है, चीज़ों को पढ़ना है, कुछ मैं एक अपनी किताब भी लिख रहा हूँ, उस किताब को लिखना है, बाकी का भी छोटा मोटा इधर उधर का काम रहता है, रिसर्च वर्क का वो करना है। तो ये चीज़ की हैबिट डाल लो, जितनी हैबिट डल जाएगी उतना बढ़िया है। तो घर से आके थोड़ा लेट नाइट तक खींचो, थोड़ा लेट नाइट तक, पर वही कहूँगा स्ट्रेस मत लेना, डिप्रेशन विप्रेशन में मत जाने लगना, उतना ही करना जितना झेल पाओ। मैंने भी ये धीरे धीरे करके हैबिट डेवलप कर पाई है, पहले दिन मैं 11 घंटे नहीं कर पा रहा था काम, तो कोशिश करो उस तरफ बढ़ो, पर धीरे धीरे बढ़ो। ठीक है, हाँ, नीरज का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हाँ, शाह आलम बेटा अपना क्वेश्चन भेजो फटाफट से, अगर कोई क्वेश्चन है तो। संध्या यादव अपना क्वेश्चन भेजें। संध्या यादव, शाह आलम, आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस जारी करते टाइम कौन कौन से रीजन से लोकसभा एंड राज्यसभा सेशन में नहीं रहती है? देखो, सेशन में नहीं रहने का मतलब क्या होता है, देखो, लोकसभा और राज्यसभा टुकड़ों में काम करती है, ऐसा नहीं है कि 365 के 365 दिन वो बैठी रहेगी, तो वो सेशंस में चलती है। सेशंस में चलने का मतलब क्या है, जैसे मॉनसून सेशन आएगा, फिर क्या होगा, विंटर सेशन आएगा, फिर क्या होगा, अर्ली समर सेशन आएगा। इस तरीके से साल में 3-4 बार सेशंस होते हैं, उन सेशंस में वो काम करती है। सेशन का मतलब क्या है, लगातार वो 1-1.5-2 महीने बैठेगी, फिर गैप आएगा, फिर 1-1.5-2 महीने बैठेगी, फिर गैप आएगा, फिर 1-1.5-2 महीने बैठेगी। तो वो जो गैप वाला पीरियड है ना, उस दौरान अगर जरूरत पड़ती है तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और कोई वजह नहीं होती सेशन में ना होने की। ठीक है, हाँ, बाकी बच्चे जो भी हैं अपना हैंड रेस करो बेटा, आपकी जब बारी आएगी मैं आपका नाम लूंगा। ठीक है, संध्या का क्वेश्चन हो गया। कनिष्का गुप्ता बेटा अपना क्वेश्चन भेजो। भाग्यश्री, भाग्यश्री अपना क्वेश्चन भेजिए। कनिष्का गुप्ता और भाग्यश्री, कनिष्का का क्वेश्चन आ गया। सर, I am a 4th year law student. Due to college activities and work, I am not able to streamline my preparation. I just do your classes regularly and some practice, as you say. Sir, as president is only a nominal head, but reality is different. Should we include points which can be a bit controversial? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कनिष्का ने। पहला तो उसने अपना बताया है कि वो मैनेज नहीं कर पा रही है पढ़ाई को, वही बात बोलूंगा बच्चे, जो भी मैंने किसी भी बच्चे को बोली थी कि बेटा मैनेज करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आप ये सोचोगे कि मैं अपना लॉ कॉलेज पूरा कर लूं फिर मैं तैयारी शुरू करूंगी, तो उससे क्या होगा, आपका समय बहुत खराब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलेज खत्म हुआ, फिर कम से कम 1 साल आपकी प्रिपरेशन चलेगी, तब तक तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। फिर मान लो प्रिपरेशन भी खत्म हो गई, तो जरूरी तो है नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल लोगे। तो आप जितना डिले करोगे उतनी आपकी एज बढ़ती हुई चली जाएगी, जितनी एज बढ़ती हुई चली जाएगी उतनी हिम्मत टूटती हुई चली जाएगी, ताने शुरू हो जाएंगे, आपका खुद का प्रेशर शुरू हो जाएगा, और फिर आप एक दिन आएगा कि तैयारी छोड़ के भाग जाओगे। ऐसा होता है बेटा, ये मान के चलो कि अगर 100 बच्चा तैयारी करने आ रहा है ना, 100 बच्चा, उसमें से 99 बच्चा भाग जाएगा तैयारी से, दैट इज ट्रू। हम लोग ये मान के चलते हैं अपनी तरफ से कि 99 बच्चे भाग जाएंगे एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है बच्चे, टिके रहना इज नॉट इजी, और इतना हार्ड वर्क करते हुए टिके रहना इज नॉट इजी। बच्चों को दिखने लगता है अरे प्रैक्टिस कर लेता हूँ ना, मेरा दोस्त भी तो कर रहा है, लीगल फर्म ज्वाइन कर लेता हूँ ना, इस कंपनी में चला जाता हूँ ना, पापा का बिजनेस संभाले, वो क्या है, भागने के अलग अलग रीजन है, असल में है कि वो भागना चाहता है, दैट इज द रियलिटी। तो जितना जल्दी कर लोगे उतना बेटर है। तो जो भी बच्चे कॉलेज करते करते कोचिंग कर रहे हैं ना, आपने ये बहुत अच्छा फैसला लिया, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज समथिंग एल्स,
पर अगर आप समहाउ मैनेज कर सको तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इमेजिन करो, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, मेरे खुद के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो आपकी तरह ही लगता था कि उनकी कोई उम्मीद नहीं है, जैसा आप डरते हो ना कि हम मेरे से क्या ही होगा, वो भी ऐसे ही सोचते थे। कोचिंग ली 5th ईयर में, 5th ईयर पूरा हुआ, एग्जाम दिया, क्रैक। और सोचो, जस्ट इमेजिन, आप 22-23 साल की नौकरी में, 22-23 साल की उम्र में आप नौकरी में जा रहे हो, आप पता है कहां पहुंचोगे? आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हो। असली मजा तो तभी है ना। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करो, कोशिश करो, अगर नौकरी में घुस रहे हो तो जितनी जल्दी घुस सको उतना बढ़िया। ठीक है, चल। कनिष्का का जो क्वेश्चन था नॉमिनल हेड वाला, बच्चे नेवर मेंशन एनीथिंग विच इज पॉलिटिकल, विच इज कंट्रोवर्शियल। कभी भी अपने आंसर में कोई भी पॉलिटिकल कमेंट ना लिख के आए। और आजकल वो जो लाइन है वो बहुत ब्लर हो गई है, क्योंकि आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है ना वो बहुत खराब हो गई है। आप सोशल मीडिया से ज्ञान लेते हो भारतीय संविधान के बारे में, तो कई बार हम लोग अनकॉन्शियसली ऐसी बातें लिख देते हैं जो सच नहीं है, जो कंट्रोवर्शियल है, जो फैक्चुअल है ही नहीं, क्योंकि कहीं हमने उसको सुना था। कभी भी अपने आंसर में कोई भी पॉलिटिकल कमेंट, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज ना लिख के आए, केवल वही लिख के आए जो लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। ये बहुत बड़ा रूल होता है, ये बहुत बड़ा रूल होता है लॉ स्टूडेंट का। ठीक है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। भाग्यश्री, सर प्रेसिडेंट कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं? देयर इज नो लिमिट बेटा। आमतौर पर देखो, एक तो होता है कि संविधान में लिमिट है, एक होता है कि आपस में लोगों ने डिसाइड कर लिया। संविधान में कोई लिमिट नहीं है, आपस में यह है कि 2 बार तक ठीक है, 2 बार से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, किसी और को भी मौका देना चाहिए। ये आपस में डिसाइड किया है, संविधान में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही चलता है कि 2 बार बन गए तो ठीक है, चलो। ओके, इसके बाद भाग्यश्री हो गई। सीनू गुप्ता और रुचिका सूद। सीनू गुप्ता और रुचिका सूद, बेटा अपने क्वेश्चन भेज दीजिए फटाफट से। मेरे को मत दिखाओ आप अपने आंसर, आपकी उसी में आपको कोचिंग वाले ही ये फैसिलिटी देंगे कि आपके आंसर चेक होंगे, पर वो शायद तब होगा जब आप लोग मेंस के लेवल पे पहुंच जाओगे। पर परेशान क्यों होना बेटा, आप लिखो तो सही, उनको पढ़ो तो सही, आप कोशिश करो तो सही, 1 महीना करके तो देखो। आपको खुद अपने आंखों से बदलाव दिखना पड़ेगा, आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। किसी पर निर्भर हो जाओगे ना तो ऐसा हो जाता है कि हम लोगों ने अपने आप को खुद ही अपाहिज कर लिया है कि उसका इंतजार करेंगे कि वो कब चेक करेगा, कब भेजेगा। क्यों यार, लेट इट बी, खुद कर लेंगे। ठीक है, भेजो। और बच्चे हैंड डाउन कर लो, कनिष्का हैंड डाउन कर लो, भाग्यश्री, सूरज, नीलेश। सीनू गुप्ता बेटा अपना क्वेश्चन भेजो फटाफट से, रुचिका सूद अपना क्वेश्चन भेजो फटाफट से, परवेज आलम अपना क्वेश्चन भेजो बेटा फटाफट से। रुचिका का क्वेश्चन आ गया है। सर मैं 4th ईयर में हूँ, BA LLB, और मैं कॉलेज में कुछ समझी ही नहीं हूँ। जो भी समझ रही हूँ कोचिंग से समझ रही हूँ सर, खुद से नहीं हो पा रहा है आंसर राइटिंग। सर प्लीज आप 1 वीक में जितना लेक्चर एंड होता है सर प्लीज आप ही क्वेश्चन बना के दे। क्वेश्चन का तो कोई टेंशन ही नहीं है ना बेटा, आप क्वेश्चन बना ही क्यों रहे हो? क्वेश्चंस क्यों बना रहे हो? एक गाइड खरीदो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें आपको क्वेश्चंस की भरमार मिलेगी, और वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो वो सही से आपको पता चलेगा। कोई और बना के देगा तो पता नहीं वो उस लेवल के हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल। एक गाइड खरीद लो बेटा, 300 400 500 रुपए की गाइड आएगी, अमेजोन से खरीद लो, जाके खरीद लो, और उनसे जो क्वेश्चन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जैसे टॉपिक खोला तो देखा भाई क्या क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन उठाया, अच्छा आज मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा है तो देखती हूँ प्रेसिडेंट का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को निकाला, आंसर लिखने की प्रैक्टिस की। क्यों कोई क्वेश्चन बना के देगा, क्यों बनवाना है किसी से? मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स यूज करो। ठीक है, इसके बाद हाँ रुचिका हो गया। परवेज आलम, सर जीके जीएस के लिए बचा, जीके जीएस आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं लॉ का फैकल्टी हूँ बेटा, और लॉ में ही स्पेशलिटी रखता हूँ। बाकी तो जो भी है क्लासेस वगैरह के बारे में वो आपको पूछना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था है जीके जीएस के बारे में, कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है। मेरे को इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है बच्चे। ठीक है, ये हो गया हमारा परवेज और बाकी बच्चे परवेज, सीनू, भाग्यश्री हैंड डाउन कर लो बेटा। साहिल सिंह,
साहिल सिंह अपना क्वेश्चन भेज दीजिए बेटा। और बाकी जिनका क्वेश्चन हो गया बेटा हैंड डाउन कर लो अपना। रुचिका, सीनो, सूरज, नीलेश, साहिल सिंह क्वेश्चन भेजिए। साहिल सिंह का क्वेश्चन, सर आई एम BA LLB स्टूडेंट, आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी डे for exam writings, and right now I feel my English language is not good and my schooling complete for English medium, so what I do? और ये आप नहीं हो बेटा, ये हमारे भारत की 80% जनसंख्या है जिसका यही सवाल है कि हम है तो अंग्रेजी मीडियम, पर हमको अंग्रेजी लिखना क्यों नहीं आ रहा है बेटा सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जिस स्कूल से पढ़े हैं वो कहने का ही अंग्रेजी मीडियम था उसमें हमें अंग्रेजी सिखाई नहीं गई, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। देखो मैं भी एक छोटी जगह से आता हूँ, आप लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं भी कुछ ऐसी परिस्थिति से आता हूँ जैसी परिस्थिति आप लोगों ने सफर करी है अपने जीवन में। एक बात आप लोग समझ लो कि आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी बेटा। अब जो हो गया सो हो गया, अंग्रेजी कमजोर है तो अंग्रेजी को सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उसको जितना ज्यादा लिखोगे उतना वो सुधरेगी। और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, मतलब आप ये ही नहीं लिख ही नहीं पा रहे हो, मतलब कहाँ पे वॉट यूज करना है, कहाँ पे आर यूज करना है, कहाँ पे इज यूज करना है, अगर ये गलतियां हो रही तो बच्चे बहुत मेहनत का काम होने वाला है। तो पहले मैं कहूँगा कि कोई इंग्लिश का कोर्स कर लो, ऑनलाइन कर लो चाहे ऑफलाइन कर लो, पहले वो टेंसेस वगैरह ग्रामर वगैरह अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो और तब आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस करना। पर अगर ये है कि मेरे को ग्रामर आती है पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, क्या लिखना है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। उसके लिए तो जितना प्रैक्टिस करोगे वो धीरे धीरे आने लगेगा समझ में कि ये क्या लिखना है। ठीक है, तो अब देख लो अपनी परिस्थिति के हिसाब से आपके लिए क्या सुटेबल है। मैं आपको अपना बोल सकता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन करने आया था दिल्ली में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने लगभग 3-4 महीने अपनी अंग्रेजी पे बहुत काम किया था, लिखने की भी और बोलने की भी, और मेरे को उससे बहुत फायदा हुआ। और एक वो दिन था और आज का दिन है, मेरे को आज तक दिक्कत नहीं हुई, मैं बहुत आसानी से लिख भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा मत समझिएगा कि सर होगा ही नहीं या फिर कुछ बहुत कठिन काम है। ठीक है, अब सूरज हो गया, सीनो, साहिल सिंह का क्वेश्चन हो गया, प्रीति कुमारी, जानवी सिंह क्वेश्चन भेजिए, आशु क्वेश्चन भेजिए। प्रीति कुमारी, जानवी सिंह और आशु अपना क्वेश्चन भेजिए बेटा। प्रीति कुमारी, सर सिटीजनशिप के लिए अब सिर्फ 5 इयर्स की रिक्वायरमेंट है एंड 11 इयर्स का जो कॉन्सेप्ट नेचुरलाइजेशन वाला था वो अब अप्लाई नहीं होगा। ये कहाँ से पता चला बेटा आपको प्रीति? आप किसी भी चीज को आधा क्यों याद रखते हो, या तो उसको पूरा ही भूल जाओ। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ज्यादा घातक है पूरी इंफॉर्मेशन में, मतलब कोई इंफॉर्मेशन ना होने से। आपको ये याद रह गया कि अब 5 साल की रिक्वायरमेंट है, ये भूल गए कि किन लोगों के लिए वो 5 साल की रिक्वायरमेंट, केवल बेटा उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह से आए हैं, जो हिंदू धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, पारसी धर्म के। जो बाकी की जो पूरी दुनिया बैठी है उनके लिए तो अब भी बेटा वही 11 साल वाला रूल ही चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, किसी भी चीज को पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, समझना है, पूरा समझना है, याद रखना है, पूरा याद रखना है। अब आंसर में अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन लिख के आओगे तो टीचर ऐसे कट कर देगा, 0 दे देगा। ऐसे बढ़िया इस चीज को नहीं लिखते, कुछ और लिख देते। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करना। वैसे मैंने सिटीजनशिप पे एक स्पेशल क्लास भी ले रखी है यूट्यूब पे, इस पे स्टडी IQ जुडिशरी के ही उस पे, तो आप उस क्लास को गो थ्रू कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जानवी सर मेंस और प्रीलिम्स के लिए अलग अलग नोट्स? नहीं 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 नहीं, क्यों अलग, क्यों? सब्जेक्ट थोड़ी ना बदल जाएगा, प्रीलिम्स में कुछ और, प्रीलिम्स में पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मेंस में पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऐसा है क्या? सब्जेक्ट तो बेटा वही है, चीजें तो वही रहेंगी, क्यों कठिन क्यों कठिन करना है
दुनिया सोचते कि कैसे आसान करे चीजों को, कैसे समय कम लगे। आप सोचते हो कि कैसे कठिन करें, कैसे समय ज्यादा लगे, मजा नहीं आ रहा। और ये सच में बहुत सच्चाई है। बच्चे अपने आप को फालतू में परेशानी में डालते हैं। चलो जानवी का क्वेश्चन होगा, बेटा एक ही नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, ठीक है, जो पढ़ाया जाए उसको लिखो बस। ऐसा नहीं सोचना है कभी लाइफ में कि कोई चीज आसानी से हो जा रही है तो वो गलत ही है। कई लोग ऐसी सोच रखते हैं कि कोई चीज आसानी से हो गई, आसानी से हो गई तो इससे मैं जज कैसे बन पाऊंगा। जज तो मैं ऐसी चीज से ही बनूंगा जिससे मेरे को नींद नहीं आए रात को। ऐसा नहीं होता बेटा। जिस चीज को जितना आसानी से कर लो उतना बढ़िया है। हाँ याद आ गया, प्रीति को याद आ गया। चलो ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे हुए। और कोई क्वेश्चन बाकी है तो फटाफट से चैट बॉक्स में भेज दो। आज तो देखो खड़े खड़े पैरों में दर्द फील हुआ मेरे को, पढ़ाते पढ़ाते कभी नहीं होता। डाउट लेते लेते फील हुआ। अब देखो बच्चे टूट पड़े, धीरे 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 धीरे। माधुरी सर, व्हाट इज द डिफरेंस जजमेंट एंड केस? माधुरी बेटा क्या कर रहे हो आप? जज बनने की तैयारी कर रहे हो, जजमेंट एंड केस में क्या डिफरेंस होता है? कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता। और सवाल का कोई लॉजिक नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है बेटा। आज तक की हिस्ट्री में ना कभी पूछा गया है, ना कभी पूछा जाएगा, ठीक है। सब मेंस के लिए क्या प्रक्रिया, परीक्षा मंथन की क्वेश्चन आंसर गाइड आती है? परीक्षा मंथन की क्वेश्चन आंसर गाइड आती है? क्वेश्चन आंसर हाँ ले सकते हो। देखो अच्छी है तो देख लो, मेरे को नहीं पता अच्छी है कि नहीं है, एक बार देख लो। अरे दुकान पे चले जाओ, दुकान पे जाके खड़े हो के आराम से 10 मिनट में देखना, पढ़ना, एक आधा आंसर को अच्छा लगे तो ले लेना, ना लगे मत लेना। वैसे परीक्षा मंथन मेरे को सुना सुना सा नाम लग रहा है, अच्छी होगी। कॉलेज एलएलएम के साथ जुडिशरी एग्जाम को टाइम नहीं दे पा रहा, एलएलएम के साथ भी टाइम नहीं दे पा रहे तो फिर किसके साथ टाइम दोगे बेटा? एलएलएम पे पहुंच चुके हो, टाइम पहले ही बहुत निकल चुका है। देना पड़ेगा टाइम, जज बनना है तो देना पड़ेगा टाइम बेटा, नहीं दोगे तो कैसे चलेगा ज्योति? सब मेरे पास भी टाइम नहीं, कॉलेज से आते हैं 5 बज जाते हैं, फिर सेकेंड ईयर हूँ, अभी एक भी आंसर राइटिंग, एक भी सब्जेक्ट का। अब वही रीजन है ना उसके पीछे बेटा, कि आपको, अब जैसे आप लोगों ने देखो, सोचो, खुद सोचना आप अपने आप को, आपने पहले ये फैसला लिया कि मैं तैयारी करूंगी, किया ना फैसला, और मैं कॉलेज में हूं आपको ये पता था, बिल्कुल सही बात है। और आपको ये भी पता था कि मैं 5 बजे तो कॉलेज से आती हूँ, फिर कैसे करूंगी तैयारी, ये सब भी बातें पता थी। ऐसा तो कुछ नहीं है कुछ एकदम से नया होगा, ये सब तो बातें आपको पता थी जब आप फैसला ले रहे थे जुडिशरी में एडमिशन लेने का, कोचिंग वगैरह में। अब कोचिंग तो बेटा आपको पढ़ाएगी ना, वो तो उसी लेवल का पढ़ाएगी जिस लेवल की तैयारी चाहिए, और उसके लिए उसी लेवल की कमिटमेंट चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए चीजों को आसान कर देगी। वो तो आपने फैसला लिया है बेटा कि मैं कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन करूंगी, और जो करना बिल्कुल सही है। तो आपको ही रास्ता निकालना पड़ेगा बेटा कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो आपकी ही जिम्मेदारी है। राहुल बेटा आर्टिकल 7 लिख देने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन क्या है वो बताओ। भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ एक भी बार का प्रोत्साहन नहीं लगाया गया, क्यों? अच्छा क्यों, मुझे नहीं मालूम बेटा। सर हाउ कैन आई कनेक्ट टू यू फॉर अदर सब्जेक्ट, आई जेन्युइनली लाइक योर वे ऑफ टीचिंग। बच्चे वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाओ, तो जो भी मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उसका मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का मेरा नाम है हाफ पेस, HALFPACE, हाफ पेस लीगल। आप सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो, तो मेरी जो भी क्लास होंगी आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा मनीला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 85 एंड 108? Both are related to legislative powers of the president regarding joint sitting, dissolution. Article 108 specifically is bit confusing. अच्छा तो आर्टिकल 108 को देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 108,
आर्टिकल 108 क्या कह रहा है? इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, द बिल हैज फाइनली डिसएग्रीड. हाँ, the president may, unless the bill has lapsed by reason of a dissolution of the house and notified to me houses by message their sitting. हाँ ठीक है, जॉइंट सिटिंग के बारे में, जॉइंट सिटिंग के बारे में प्रेसिडेंट को राइट देता है. ठीक है, और क्या नहीं समझ में आया इसमें? एक सेकंड, मैं आपको ले चलता हूं उसी चीज पर जो मैंने आपको पढ़ाई थी. एक सेकंड होल्ड करना बच्चों. हम क्या लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहे हैं ना, लेजिस्लेटिव पावर्स. हाँ ठीक है. हाँ, अरे बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है बेटा. आर्टिकल 85 की बात कर रहे हो ना आप लोग? आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल 85 और 108 में स्पेसिफिकली जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है, और 85 में नॉर्मल पावर है कि सदनों को बुलाना है, लोकसभा का सेशन करवाना है, राज्यसभा का सेशन करवाना है, उसकी बात. जॉइंट सिटिंग की बात नहीं है 85 के अंदर. जॉइंट सिटिंग की बात 108 के अंदर. दैट इज द एसेंशियल डिफरेंस. बाकी तो ओवरलैप तो थोड़ा बहुत होता ही है बेटा. सर मेंस आंसर प्रैक्टिस के लिए गाइड बता दीजिए. बेटा मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को नहीं पता. हजारों गाइडें आती हैं, यूनिवर्सल ब्रांड की आती है, जैसे वो बच्चा बता रहा था परीक्षा मंथन की आती है. आप जाओ, आप दुकान पे खड़े हो, आप 2-4 क्वेश्चंस को देखना, आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, पर गाइड अच्छी खासे नंबर्स में मार्केट में है और सब अच्छी हैं बेटा. वो क्वेश्चन तो सब में सेम ही होगा ना, आंसर थोड़ा बहुत उसका क्वालिटी ऊपर नीचे होगा, वो आप देख लेना. राहुल बार बार आर्टिकल 7 भेज रहे हो बेटा. क्वेश्चन बताओ आर्टिकल 7 का, मैं क्या करूं? आर्टिकल 7 सुनाऊं? आर्टिकल 7 में क्या क्वेश्चन है बेटा, वो भेजो. और आर्टिकल 7 हमने कब पढ़ा था? पर फिर भी भेजो, क्वेश्चन क्या है वो भेजो मेरे को स्पेसिफिकली, क्या बात पूछना चाह रहे हो आप. रुशील सर, ओनली क्लास नोट्स विच वी मेक ड्यूरिंग क्लास आर सफिशिएंट. सफिशिएंट किस चीज के लिए बेटा? सफिशिएंट याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए. हाँ बिल्कुल, रिवाइज करना चाहते हो जो भी हमने क्लास में पढ़ा उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट. ठीक है. उसके अलावा कोमल सिंह, थैंक यू. सर कहर सिंह केस में जैसा आपने कहा था कि एक्यूज को ओरल हियरिंग का राइट नहीं है, सर ये तो आर्टिकल 14 का इन्फ्रिंजमेंट होगा. मतलब प्रेसिडेंट के सामने ओरल हियरिंग का राइट नहीं है ना, कोई जुडिशियल प्रक्रिया थोड़ी ना चल रही है. आर्टिकल 14 का तो वैसे भी कैसे वायलेशन होगा? आर्टिकल 14 कहां से लगा दिया आपने इस दिन? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन होगा, दैट आई अंडरस्टैंड. अगर किसी को हम लोग राइट नहीं देते हैं बोलने का. 14 और प्रेसिडेंट के सामने जो हो रहा है, प्रेसिडेंट के सामने जो भी हो रहा है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट. उसके ऊपर किसी का हक नहीं है कि मुझे मर्सी मिलेगी. उसका जो हक था वो न्यायालय के डिसीजन के साथ खत्म हो गया, उसके खिलाफ फैसला आ चुका है. प्रेसिडेंट तो वो एक स्पेशल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, उसके सामने किसी प्रकार का कोई भी राइट नहीं. ठीक है. सर कैसे मैनेज होगा? क्या कैसे मैनेज होगा बेटा? मुझे टाइम टेकन करने बताएं. टाइम टेकन करने बताएं ज्योति, मतलब समझा नहीं मैं आपका टाइम टेकन का मतलब. राहुल आफ्टर 1947 क्या बोध भेज रहा है राहुल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. एक बार सेशन को दोबारा देखो, अच्छे से देखो. और सिटीजनशिप के लिए मैंने एक बताया ना बच्ची को, एक स्पेशल क्लास ले रखे यूट्यूब पे, उसको भी देखो. 45 मिनट्स में पूरा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट A to Z हर बात अमेंडमेंट के साथ 2019 वाली समझाई. उसको एक बार देखो, समझ में आ जाएगा. हाँ रिवीजन के लिए बेटा बहुत है. सुदेश अभिषेक सर MP जैन बुक कैसी है? MP जैन बुक बेटा अच्छी है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डीप नॉलेज चाहते हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है. तो उससे मेरे हिसाब से देखो, बहुत मोटी किताब है. मैंने अभी उस किताब को पढ़ा था जब मैंने वो यूट्यूब पे एक सीरीज चलाई थी MP जैन के लिए. तो बहुत अच्छी किताब है, मैं ये नहीं कह रहा किताब बहुत अच्छी है, पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो मुझे नहीं लगता कि इतना समय आपके पास अभी होगा देने के लिए. अब देखो, क्या ऑर्डिनेंस पावर इज वेदर लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. मतलब लेजिस्लेटिव पावर है बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है. अब लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में क्या फर्क है? मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हो वो समझो पहले. हमारे प्रेसिडेंट साहब की लेजिस्लेटिव पावर है क्या? कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं. बस. क्यों उसे अननेसेसरी अपने दिमाग के अंदर दही बना रहे हो? छोड़ो, हो गया. सर डू यू टेक अदर सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ बेटा आई डू टेक.
मैं आपको पता नहीं, मतलब अदरवाइज मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता हूँ, मैं फैमिली लॉज पढ़ाता हूँ, सिविल साइड के लगभग जो भी लॉज है मैं सबको पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कौन से बैच में कौन सा सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो हो गए बेटा, सारे क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों को एक अच्छी बेसिक जो भी आपके बारे दिमाग में इश्यूज थे वो थोड़े बहुत सेटल हुए। अब एक बार चैट बॉक्स में बता दो भाई टाइप करके। ठीक है, ठीक रहा आज का सेशन? मजा आया? हाँ, कैसा रहा? आज तो आप लोगों को भी मौका मिल गया अपनी बातें कहने का। और मुझे लगता है ये तरीका बहुत अच्छा था ना, हैंड्स अप वाला, बारी बारी से सारे बच्चे अपने बात कह भी पाए और चीजें हो गई। हाँ वही कह रहा हूँ, एमपी जैन बच्चे समझने के लिए भी बहुत डीप थॉट चाहिए। हर एक बच्चा एमपी जैन को समझ भी नहीं सकता, ये भी है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट। ठीक है, मत करो ऐसी किसी चीज में मत पढ़ो जिसको पूरा ना कर पाओ। जैसे मेरे पापा कहते हैं इस चीज को नेवर मेक अ कमिटमेंट विच यू कांट फुलफिल। कोई भी ऐसा वादा मत करो जिसको आप पूरा ना कर पाओ। मना करो, कितना भी नुकसान होता, मना करो, वो बेहतर होता है। ठीक है, समझा नहीं प्रेम, क्या कह रहे हो? दाली सिंह क्या डाउट है बेटा? आपने तो हैंड रेज ही नहीं किया, कैसे सुने आपके डाउट? हैंड रेज किया था? नहीं किया था, मुझे तो नहीं याद आपका नाम। पूछो क्या डाउट है, देखते हैं हम भी क्या डाउट है। पूछे भाई दाली सिंह, पूछे डाउट, क्या डाउट है आपका? कोई बच्चा नो डाउट, अब डाउट ही नहीं है। मजाक मत करो बेटा, जीवन के साथ मजाक मत करो, कुछ बन जाओ, निकल जाओ, बड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ है ये। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों के साथ बहुत मजा आया, काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिला, उम्मीद है आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। कल संडे है, अच्छा कल संडे है तो आराम से थोड़ा सा रिलैक्स रहना, मतलब पढ़ाई कर लेना पर थोड़ा मस्ती चलता है, कुछ देख लेना अच्छे से। ठीक है, मूवी वूवी दिखाना या नेटफ्लिक्स वगैरह देख लेना, या जो भी पसंद हो वो कर लेना 2-4 घंटे। और बाकी आप सभी लोगों को मंडे को मिलूंगा वापस से, और मंडे को हम अपना सफर जो है कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ठीक है, होमवर्क क्या? कोई होमवर्क नहीं है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, नोट्स नहीं बने हैं नोट्स बनाओ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। कितनी बार बताऊं बेटा, मेंस के लिए कोई भी गाइड खरीद लो, बुक बता दीजिए, बुक बता दीजिए। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।